हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं मनीष मिश्रा, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर। आपको मैं लेकर चल रहा हूं ज्योग्राफी के अंदर कक्षा 12 के चैप्टर से लेकर चल रहा हूं और परिवहन और संचार में चल रहे हैं। कल मुझे उम्मीद है कि आपने जब पाठ पढ़ा होगा आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि हमने इसको मैप के थ्रू पढ़ा था। कोशिश की थी कि आपको समझ में आए। अब इसमें हम जो रेल मार्ग था उसी में अगला जो एक रेल मार्ग पढ़ेंगे वो है ओरिएंट ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब देखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग की बात आती है तो दिमाग में आपके ओरिएंट से पंखा आता है, लेकिन ऐसा पंखा नहीं है इसमें। यहां पर हम ये बात करेंगे, ये है यूरोप में। ये यूरोप के मुख्य नगरों को जोड़ता है, यूरोप के मुख्य नगरों को जोड़ता है। बात करें हम, जैसे ये जोड़ता है लंदन। लंदन कहां पर? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। यहां से अभी नक्शे में भी करेंगे, आगे चलता है पेरिस। पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। पेरिस के बाद में ये आता है म्यूनिक। वैसे जर्मनी की राजधानी म्यूनिक है, बर्लिन है सॉरी, लेकिन ये म्यूनिक एक नगर है जर्मनी का, तो जर्मनी का म्यूनिक। फिर होता है वियना, और वियना काफी बार आता है आपके। और वियना जो एक राजधानी है ऑस्ट्रिया की है, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, तो यहां पर है ऑस्ट्रिया। ये कुछ मुख्य नगर हैं। साथ में ये ऑस्ट्रिया के बाद में जोड़ता है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसका है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट। फिर है बेलग्रेड। बेलग्रेड है सर्बिया, सर्बिया की। बेलग्रेड है सर्बिया की। और अंत में आता है इस्तांबुल। आपने एक मूवी भी देखी होगी, मिशन इस्तांबुल। ये टर्की का एक शहर है, टर्की का एक शहर है। तो ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग इन मुख्य नगरों को जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें खास बात क्या है? एक इसमें खास बात हम ये देखते हैं कि लंदन से इस्तांबुल जाने का, अगर समुद्री मार्ग से वाया जिब्राल्टर संधि से जाते थे तो लंदन से इस्तांबुल जाने में समय लगता था 10 दिन। कितने लेते थे? 10 दिन। लेकिन अब लग रहे हैं वहां पर 96 आवर्स, यानी 96 घंटे में आप पहुंच रहे हैं आराम से। ठीक है। और एक बात, लंदन से आप जा रहे हैं कहां पर? इस्तांबुल। लेकिन इसको अब आगे बढ़ाने की ओर, आगे बढ़ाने का और प्रस्तावित है। आगे बढ़ेगा ये कहां तक? म्यांमार तक। कहां तक? म्यांमार तक, वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, हमारा प्यारा भारत, और साथ में बांग्लादेश। यहां से इसको म्यांमार तक ले जाने की योजना है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का है। मैं आपको नक्शे में बता देता हूं, नक्शे में कहां पर है देखिए आप। यहां पर आप देखेंगे तो यह आपका, यहां पर लंदन संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस पेरिस, पेरिस, जर्मनी का म्यूनिक, फिर उसमें आपका यहां पर आएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का वियना, फिर यहां बुडापेस्ट, फिर इसके बाद में सर्बिया, फिर आपके यहां पर इस्तांबुल। इस्तांबुल में खास बात और है कि ये विश्व का एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ये यहां पर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में इसको आगे ले जाना, पहले यहां से जाते थे, लंदन से अगर इस्तांबुल जाना हो तो जिब्राल्टर जल संधि से जाते थे, 10 दिन लगते थे, लेकिन अब लिखते हैं 96 आवर्स। और इसको आगे ले जा रहे वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक ले जाना प्रस्तावित है। ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। अच्छा, आगे आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, आपने अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपने कनाडा का पढ़ा, हमने अमेरिका का पढ़ लिया। हमने इसके साथ के अंदर यहां पर कनाडा का, अमेरिका का पढ़ लिया है, और हम यूरोप में आ गए हैं। अब हम एक आते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले हम ऐसे करते हैं कैप एंड काहिरा, यानी हम अफ्रीका के कुछ जो रेल मार्ग हैं उनको कर लेते हैं। अफ्रीका के रेल मार्ग देखिए, अफ्रीका के रेल मार्ग देखिए। अफ्रीका में एक रेल मार्ग है, उसका नाम है कैप काहिरा रेल मार्ग। कैप काहिरा रेल मार्ग। कैप यानी केप टाउन, काहिरा यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये इसको जोड़ता है। और हम इसको अगर बात करें नक्शे में अपन लेंगे, लेकिन पहले ये जोड़ता है काहिरा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप इस तरीके से माइंड में बना लीजिए, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की। फिर इसके बाद में आता है सूडान। सूडान के बाद में फिर ये यहां पर आता है आपके अगले जो आगे जो भाग है वो आपके आते हैं कांगो के जंगल। कांगो के जंगल ये टोटल जो किलोमीटर है उसके अंदर
कांगो के जंगल में ये विकसित नहीं है, कांगो के जंगल के अंदर ये विकसित नहीं है। ये 14,000 किलोमीटर इसकी लंबाई टोटल कितनी आएगी, 14,000 किलोमीटर आएगी। लेकिन 14,000 किलोमीटर के अंदर कांगो के जंगल के अंदर भी बना नहीं है। कांगो के बाद में इसको आगे लेते हैं, आगे है आपका जाम्बिया, फिर आपके हैं जिम्बाब्वे, और फिर उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के 3 शहर आते हैं, जोहान्सबर्ग, किम्बरले और केप टाउन। ये तीनों कहां पर है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग एक खनन नगर, किसके लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले यहां पर सोने की खान है, और केप टाउन एक बंदरगाह है। ये पूरा एक 14,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो अभी मध्य के अंदर, उत्तर में विकसित है और मध्य के अंदर अभी कांगो के जंगल के कारण ये बना हुआ नहीं है। नक्शे में चलते हैं, नक्शे में बता देता हूं आपको। नक्शे में देखिए आप, यहां पर आपका है, ये यहां पर देखिए, ये मिस्र में काहिरा हो गया, फिर सूडान। देखिए अब एक बात देखिए, पहले सूडान एक था जब ये किताबें थी, अब सूडान 2 हो गए, उत्तरी सूडान, सूडान 2 विभाजन हो गया, और एक हो गया दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, ठीक है। तो ये यहां से जाता है, फिर इसके बाद में यहां से आने के बाद में ये कांगो के जंगल में यहां पर तो बन नहीं रहा है, यहां पर ये अभी तक बना नहीं है। फिर जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, और फिर यहां पर जोहान्सबर्ग है, यहां पर किम्बरले है, और यहां पर केप टाउन। इस तरीके से यहां पर आ रहा है। तो 14,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अभी तक क्या है कि ये कहां से, मिस्र की काहिरा से केप टाउन तक, लेकिन ये मध्य भाग के अंदर अभी भी विकसित नहीं है, पूरी तरह से ये बना हुआ नहीं है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में और भी रेल मार्ग है, छोटे छोटे रेल मार्ग है, हम उनकी बात भी साथ कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर बात करें, टोटल 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, लेकिन उस 40,000 में से अगर छोटे छोटे रेल मार्ग की बात करें तो 18,000 किलोमीटर के रेल मार्ग अभी हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के इर्द गिर्द है, दक्षिण अफ्रीका के। और वो क्यों है कि वहां पर सोना है, तांबा है और हीरा है, इसके कारण वहीं पर ही आसपास ये बने हुए हैं। जैसे हम बात करें अफ्रीका के अन्य रेल मार्ग की बात करें, अफ्रीका के अन्य रेल मार्ग तो टोटल कितने हैं, यहां पर 40,000 किलोमीटर बताए हैं, लेकिन 18,000 किलोमीटर जो रेल मार्ग है, 18,000 जो किलोमीटर रेल मार्ग है, वो अकेले दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका के पास में है। और क्यों है, इसका कारण है वहां पर हीरा, तांबा और सोना, हीरा, तांबा और सोना, इनके कारण ये उसके आसपास है, ठीक है। अब दो इनकी बात करते हैं हम। पहला है, उसका नाम है वेंगुएला, वेंगुएला रेल मार्ग। देखिए वेंगुएला रेल मार्ग जो है, मैं आपको इसमें बता देता हूं, नक्शे में साथ साथ बताता हूं। ये है आपके अंगोला से कटंगा तक। अंगोला एक देश है यहां पर, और कटंगा कांगो का दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी प्रांत है। तो अंगोला से कटंगा तक ये रहा, तो आप करेंगे अंगोला से कटंगा तक, एक तरीके से तांबा है। दूसरा आपका अंगोला से कटंगा कर लिया। दूसरा है तंजानिया से जाम्बिया, तंजानिया से जाम्बिया पेटी, ये भी किसके लिए, तांबे के लिए। तो वो तंजानिया ये रहा और जाम्बिया ये वाला एक रेल मार्ग आ गया। अब उसके बाद में है एक तीसरा, बोत्सवाना से जिम्बाब्वे, बोत्सवाना से जिम्बाब्वे। अब बोत्सवाना से जिम्बाब्वे कहां पर आएगा, ये रहा बोत्सवाना, ये रहा जिम्बाब्वे। और चौथा आपकी दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया से केप टाउन, प्रिटोरिया से केप टाउन। प्रिटोरिया आपके यहां पर उत्तर में है और केप टाउन आपके यहां पर है। और यहां प्रिटोरिया में क्या होती है, ब्लू ट्रेन भी चलती है। तो अब हम कर चुके हैं, आपने उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, आपने यूरोप का पढ़ लिया, हमने एशिया का भी पढ़ा था, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पढ़ा था, आप अफ्रीका के कर चुके हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में मात्र एक है, मात्र एक हम कह सकते हैं रेल मार्ग है, और उसको दक्षिण अमेरिका में
एकमात्र एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो चलता कहां से आप समझिए, ये चलता है उसेन प्लाटा। ये आपके अर्जेंटीना के पास में, ब्राजील के पास में है उसेन प्लाटा। उसेन प्लाटा से चलता है ये आपके ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है, और यहां से चलता है वालपरेजो, और वालपरेजो जो है वो चिली है। ठीक है, आप इसको देखेंगे पार महाद्वीपीय कैसे है, उसको यूं समझिए, पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप के छोर से, तो आप इसको यहां पर भी समझेंगे कि यहां पर है, यहां पर आपकी प्लाटा जो है यानी उसेन प्लाटा हो गया, ये आपके ब्यूनस आयर्स हो गया, और यहां पर वालपरेजा हो गया। इस तरीके से पार महाद्वीपीय, समझ रहे हैं आप, यूं ये पार महाद्वीपीय यानी उरुग्वे के पास से, ब्राजील के पास से आपके अर्जेंटीना में और चिली में आता है। अच्छा, और सबसे खास बात है कि यहां पर सघनता यानी सघन जो फैला हुआ है वो दो जगह फैला हुआ है। एक तो आपके ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र में, ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में ये सघन फैला हुआ है, और दूसरा आपके यहां पर ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र में है, और साथ में अर्जेंटीना का जो पंपास का मैदान है वहां पर है, अर्जेंटीना के पंपास के मैदान में है। आपको मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बच्चों कि आप ज्योग्राफी में कोई भी नाम आए, एटलीस्ट आपके पास में नक्शा होना चाहिए, नक्शे के साथ में आप देखिए। अगर आप नक्शे के साथ में अगर उसको देखना सीख जाएंगे तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा, भूगोल में बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर बिल्कुल एक सरलता से एक चीज है, आपको कुछ इसमें करना नहीं है। ये आपका एकमात्र पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय कैसे है, वो यूं है, इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, आपको रटना नहीं है। पार महाद्वीपीय नहीं, महाद्वीप का पार, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जा रहा है। तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। और अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ये अंतिम है, ऑस्ट्रेलिया का अपन पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने रेल मार्ग के साथ महामार्ग भी पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो, जो उत्तर से दक्षिण था। अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप मुझे बताइए वो क्या था। उसका नाम था स्टुअर्ट। उसका नाम क्या था? स्टुअर्ट रेल मार्ग था, स्टुअर्ट महामार्ग था, महामार्ग था, जो था ब्रिदुम से एलिस स्प्रिंग से लेके उनादत था, अगर आपको याद हो। लेकिन हम अब यहां बात करते हैं, आप इसको कैसे बना सकते हैं, एक बात आप समझिए, क्योंकि आप एक रफली आइडिया बना रहे हैं। तो यहां से बिरदुम, उत्तर में बिरदुम से आपका आएगा एलिस स्प्रिंग से यहां पर आएगा आपका एडिलेड। थोड़ा सा अगर ये ज्ञान हो कि एडिलेड पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, आप समझिए। फिर हम लेंगे पश्चिम में पर्थ से लेंगे हम कुल गार्डी, और एक लेंगे कुल गार्ली। ये दोनों क्या है? सोने की खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने हैं। फिर यहां से आप लेंगे, इसके बाद में आप लेंगे मतलब ब्रोकन हिल्स, ये सब नगर हैं। फिर आप लेंगे पोर्ट अगस्ता, क्या नाम है इसका? पोर्ट अगस्ता। और पोर्ट अगस्ता के बाद इसको क्रॉस करता हुआ यहां पर आ जाएगा सिडनी, बिल्कुल पश्चिम में, पूरब में आ जाएगा सिडनी। क्या नाम आएगा? सिडनी। तो आपको नक्शे के हिसाब से सिडनी बहुत महत्वपूर्ण है, एडिलेड बहुत महत्वपूर्ण है, कुलगार्डी महत्वपूर्ण है, और पर्थ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक बार नक्शे में बता देता हूं, आप उसको देखिए। नक्शे में आप देखेंगे यहां पर आपके बिरदुम है, बिरदुम के बाद में यहां पर ये एलिस स्प्रिंग आ गया, यहां से सीधा आपके आ जाएगा एडिलेड, या देखिए यहां पर मेलबोर्न आ गया, लेकिन मेलबोर्न से पहले हम लेंगे एडिलेड कहां पर है? ये रहा आपके यहां पर। फिर इसके बाद में आपके पर्थ है, पर्थ में आपको कुलगार्डी, कालगुल्ली सब मिलेगा, आपको ब्रोकन मिलेगा, पोर्ट अगस्ता मिलेगा, और आप इसके बाद में आएंगे सिडनी। कुछ नगर और है, कैनबरा इसकी राजधानी है, और मेलबोर्न। आप यहां भी कर सकते हैं, एक तो कैनबरा यहां पर है और यहां पर मेलबोर्न है। थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में अगर मान लीजिए सिडनी आ जाए, सपोज कीजिए, आपको इससे मतलब नहीं आप ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, लेकिन सिडनी को आपने पूरब की जगह पश्चिम कर दिया तो सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा, या पर्थ को उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो हमने पढ़ लिए। हमने उत्तरी अमेरिका की यात्रा करी, उत्तरी अमेरिका में हमने कनाडा अमेरिका में देखा, दक्षिण अमेरिका की करी, यूरोप की करी, अफ्रीका की करी, और हमने ऑस्ट्रेलिया की करी। अब हम पढ़ने जाएंगे यहां से आपके पास में जल परिवहन। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन।
जल परिवहन को हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सड़क मार्ग के बाद, रेल मार्ग के बाद हम आएंगे जल मार्ग की तरफ, तो हम पढ़ेंगे जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन आप खुद जानते हैं कि सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी रखरखाव और किसी भी मरम्मत की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के रखरखाव और न कोई निर्माण, यानी कोई मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होती है। आप खुद जानते हैं, जल है, आप आराम से जहाजों के द्वारा, छोटी नहरों के, छोटी नावों के द्वारा जा सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, आपसे पहले भी बात कर चुका हूं। दो प्रकार का होता है। यदि आप किसी देश है, मान लीजिए हम भारत की बात करें, भारत में गंगा नदी है, अगर गंगा नदी के सहारे ही आप जाना चाहेंगे, आप पटना में, बिहार में, आप पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, असम इधर की तरफ जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को यूज कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, नदियां, झीलें और नहरें। इसके अलावा दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा समुद्री मार्ग, जो हम एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं, समुद्री मार्ग कह सकते हैं, हम समुद्री मार्ग कह सकते हैं। और समुद्री मार्ग के द्वारा हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी एक देश से दूसरे देश, यूं कह सकते हैं कि एक देश से, भारत से चीन में जाएंगे तो महाद्वीप तो नहीं बदलेगा, तो आप यूं कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश, या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। तो अब आपको आगे मैं बताता हूं समुद्री मार्ग में कुछ इंटरेस्टिंग आपके समुद्री जो मार्ग हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इस नक्शे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, पहला जो अपना समुद्री मार्ग है वो समझिए आप। पहला जो समुद्री मार्ग है वो है, हमेशा आप समझिए, व्यापार जो मैंने बताया आपको वो होता है विकसित क्षेत्रों के अंदर। जो विकसित क्षेत्र होते हैं वो कुछ वस्तुओं का वो निर्यात करता है, तो वो कुछ वस्तु का आयात करता है। आप कुछ वस्तु उनसे मंगा रहे हैं और वो आपसे कुछ खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से व्यापार होता है। और जो जितना ज्यादा विकसित होगा वहां पर अच्छा व्यापार होगा। तो यहाँ पर विकसित क्षेत्र आपकी, एक तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, मैंने बता रखा हूं आपको, एक अमेरिका का आपका पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और यहां पर ये उत्तरी अटलांटिक, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। और ये सबसे, विश्व का सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट समुद्री मार्ग है, क्योंकि यहां पर सबसे व्यापार होता है। प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग कौन सा है, तो आप बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये विश्व का 25% व्यापार करता है। कितना परसेंट व्यापार करता है? 25% व्यापार करता है, और इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, पहला हमने किया, उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। मैं आपको बार बार कहता हूं, कुछ चार्ट बनाइए इंटरेस्टिंग, जिससे इंटरेस्ट लगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का, जो आप उत्तरी अमेरिका है उससे कह सकते हैं पूर्वी तटीय देश, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र। और ये किसके बीच में होता है? मैंने बताया आपको, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश, जिसमें आपका पुर्तगाल आ गया, स्पेन आ गया, इटली आ गया, फ्रांस आ गया। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य होता है, और इसको बोलते हैं अपन उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आप इनको शब्दों में लिखेंगे, उसकी जगह अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आपके आएंगे। ये मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये विकसित क्षेत्र हैं। ये दोनों क्या है? विकसित क्षेत्र हैं। और विकसित क्षेत्र हैं तो इनका व्यापार भी बड़ा अच्छा होगा। विकसित क्षेत्र है, ये विश्व का 25% व्यापार करते हैं। यानी अगर विश्व का अगर टोटल व्यापार 100 रुपए होता है तो 25 रुपए व्यापार यहां से होता है। और इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। अच्छा, अब दूसरा जो समुद्री मार्ग है उसको समझिए आप। उसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। देखिए, उत्तम आशा समुद्री मार्ग बताने से पहले छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको मैं। जब यूरोपियन कंट्री के अंदर उपनिवेश खोजने की होड़ लग गई थी, और आपको पता है कि जब कोलंबस महोदय अमेरिका की खोज करी तो वो अमेरिका थोड़ी खोजने गए थे, वो भारत खोजने गए थे। कुछ दिनों तक यहां पर रहे, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पर रहे, और यहां पर रहने के बाद उन्होंने सोचा हम भारत में आ गए हैं।
लेकिन जब मालूम पड़ा कि वो यहां पर इसको वेस्ट इंडीज भी कहा, तो बाद में उनको पता पड़ा, क्योंकि उनको जाना पूरब की तरफ था, आगे पश्चिम की तरफ थे। तो कई जो देश थे, फ्रांस थे, पुर्तगाल थे, इन्होंने अपने व्यापारियों को भेजा। तो इनमें से कुछ व्यापारी यहां पर आते हैं, और यहां पर आने के बाद में दक्षिण अफ्रीका के यहां पर एक जैसे किनारा कह सकते हैं आप, हॉर्न यानी एक यहां पर आए, और यहां पर आकर ये गुजरात व्यापारियों से मिलते हैं, और यहां पर उनसे कहते हैं कि भारत जाने का मार्ग कौन सा है। तो वो कहते हैं कि भारत जाने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा, मेडागास्कर से यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सुनकर वो वापस लौट आते हैं। यहां पर जब पूछते हैं पुर्तगाल और स्पेन के कि भाई आप कहां पर गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम वहां पर चले गए हैं, उस स्थान पर चले गए हैं। और उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम कहते हैं कि गुड होप, एक अच्छी आशा का। अगर आप नाम लेंगे गुड होप, होप और अंतरिप, हॉर्न, गुड ऑफ हॉर्न, हॉर्न यानी होता है किनारा, यानी एक नुकीला हिस्सा, और गुड होप यानी अच्छी आशा का, यानी वहां से भारत जाने की एक आशा का केंद्र है, इसलिए उसका नाम लिखते हैं गुड होप। ठीक है, और यहां से फिर जो यूरोपीय देश है उनके जाने का मार्ग शुरू होता है। वो यहां से आते हैं, उत्तरी अटलांटिक से आते हैं, और फिर पश्चिमी अफ्रीका के यहां से सिरे से होते हुए दक्षिण अफ्रीका से मेडागास्कर से हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, और यहां से भारत जाते हैं। इसलिए इसका नाम होता है गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप, यानी कि एक आशा का केंद्र है भारत जाने की। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा जो मार्ग पढ़ेंगे हम, उसका नाम है उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग। आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग आते हैं और उनको पता पड़ता है कि यहां से भारत जाने का मार्ग है, लंबी यात्रा होती, वापस लौट जाते हैं तो बताते हैं कि वहां पर है। फिर दोबारा जब वास्को डी गामा आता है तो वहीं से वो उस मार्ग को चुनता है। तो दूसरा है उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग। और ये जलमार्ग कहां से है? मैंने बताया ये जलमार्ग आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों से, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों से जाता हुआ, फिर ये पश्चिमी अफ्रीका देशों से आता हुआ, मैंने बताया आपको ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप से देशों से आता हुआ, पश्चिमी अफ्रीका के देशों से इधर से होता हुआ, दक्षिणी अफ्रीका से ये भारत और हिंद महासागर में प्रवेश करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाता है। इसे हम उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग कहते हैं। जलमार्ग आप समझ गए, यहां से यहां आता है, और स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण जो मिस्र में नहीं हुआ था, उससे पहले ये लिवरपूल, पुर्तगाल में जो ये आपके लिवरपूल है, और लिवरपूल से कोलंबो के मार्ग को जोड़ता था, इसको निर्माण होने से पहले, और ये 6400 किलोमीटर लंबा था। यानी स्वेज नहर के निर्माण से पहले ये लिवरपूल को कोलंबो से जोड़ता है, और ये उस बाद में एक दूसरा मार्ग बनता है, उससे 6400 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग था। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ बंदरगाह हैं जो बड़े फेमस हैं, मैं आपको बता देता हूं बंदरगाह को, क्योंकि बंदरगाह नक्शे में करना बहुत जरूरी है। पहला जो बंदरगाह है उसका नाम, आप बंदरगाह का नाम ले सकते हैं। पहला जो बंदरगाह का नाम है वो है आपके यहां पर पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ। ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। दूसरा आपका केप टाउन है जो आप पढ़ चुके हैं, ये कहां पर है? आपके साउथ अफ्रीका में है, हाँ? ये आपके साउथ अफ्रीका में। तीसरा आपका सिडनी है, सिडनी, ये कहां पर आपके? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ है, पर्थ भी कहां है? आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाएगा। और फिर मेलबोर्न है, एक मेलबोर्न भी ले सकते हैं, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपके कुछ मुख्य बंदरगाह है। अब देखिए आप, पोर्ट एलिजाबेथ कहां पर है आपके? ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में ये केप टाउन है, और केप टाउन से आप यहां चलेंगे इधर, यहां पर। अब देखो नक्शे में देखना है आपको, पश्चिम के अंदर केप टाउन है, पूरब की तरफ पोर्ट एलिजाबेथ है। आप पर्थ यहां पर लिया था आपने, पर्थ यहां पर है, आपका सिडनी यहां पर है, आपका मेलबोर्न है यहां पर है, कैनबरा यहां पर है, और एडिलेड यहां पर है। तो इस तरीके से आप इनको नक्शे में कर सकते हैं। नक्शे में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नक्शे का क्वेश्चन बनेगा। तो आपको समझ में आएगा उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग, ये जलमार्ग स्वेज नहर को नहीं ले रहा है काम। ये स्वेज नहर को नहीं लेने के कारण ये लिवरपूल से कोलंबो की जो दूरी है यहां पर कितनी है? 6400 किलोमीटर ज्यादा है। 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर की तरफ मार्ग को तय करना पड़ता है। अच्छा, अब स्वेज नहर मार्ग क्या है ये समझते हैं हम। तो अब तीसरा आपका जलमार्ग बनता है, बड़ा ही प्रसिद्ध है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये कह सकते हैं कि विश्व के हृदय स्थल से गुजरता है। आप समझिए, ये जलमार्ग क्या होता है कि जब
यूरोपियन कंट्री यहां से जा रही है तो वो देखते हैं कि यहाँ जिब्राल्टर जलसंधि, देखिए यहां से आपका अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर है, यहां से जाने का जो रास्ता है उसको जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं, जो स्पेन उत्तर में और नीचे मोरक्को, अल्जीरिया, यह स्थलीय भाग है। अगर जिब्राल्टर जलसंधि की बात करते हैं तो आपको यह याद रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि यानी दो पानी को जोड़ेगी, जल की संधि, तो यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर को, किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। और अगर जमीन की बात करें तो ये आपके स्पेन को जोड़ती है मोरक्को से, यानी यूरोपियन कंट्री को आपके अफ्रीका से जोड़ती है। तो यहां पर तो यूरोपियन कंट्री क्या करने लगी, यहां से ये लंबा मार्ग था, 6400 किलोमीटर लंबा था, बताया था आपको मैंने, तो ये यहां से जिब्राल्टर जलसंधि से जाते हैं और यहां पर मिस्र की कुछ जमीन, आगे बात करेंगे, यहां पर स्वेज नहर का निर्माण होता है और यहां से भूमध्य सागर से स्वेज नहर के थ्रू ये लाल सागर में प्रवेश करते हैं और फिर ये हिंद महासागर में आते हैं और फिर इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर व्यापार करते हैं। ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, वो सबसे बिगेस्ट था, सबसे लंबा जलमार्ग है और ये विश्व के 75% लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इस जलमार्ग का नाम क्या है? इस जलमार्ग का नाम है, भूमध्य सागर से जा रहा है और आपके हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है, इसका नाम है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग, हिंद महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको ये कहां से प्रवेश कर रहा है, ये आपके दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप को जिब्राल्टर जलसंधि से भूमध्य सागर से कहां जाता है, भूमध्य सागर से सेवाएं प्रदान करता हुआ लाल सागर में जाता है और हिंद महासागर में प्रवेश करता है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है ना। और जिब्राल्टर जलसंधि कौन सी है? ये किन पानी को जोड़ते हैं? अटलांटिक भूमध्य सागर को और स्पेन और मोरक्को को। अच्छा, और ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, पहली बात तो जलमार्ग है, और दूसरा विश्व के 75% जनसंख्या को क्या करता है? ये 75 जो % जनसंख्या है उसको सेवा प्रदान करता है, जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। यहां पर स्वेज नहर आपके पास में आता है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूला, आप नहीं भूलेंगे, लेकिन भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, स्वेज नहर जोड़ती है दो जल राशियों को, भूमध्य सागर और लाल सागर। आपने स्वेज नहर को पढ़ लिया। तो स्वेज नहर के बनने से पहले जो हमारा उत्तम आशा अंतिम जलमार्ग था उसमें क्या था कि जब लिवरपूल से आप, जब लिवरपूल कहां पर है? इंग्लैंड में है, और लिवरपूल से आप जाएंगे कहां पर? कोलंबो। तो कोलंबो का जो जाने का मार्ग था श्रीलंका वाला, वो 6400 किलोमीटर लंबा था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद में छोटा हो गया, तो यहां से जाने का मार्ग 6400 किलोमीटर लंबा था। अच्छा, प्रमुख बंदरगाह में से पढ़ते हैं, पहला है पोर्ट सईद, ये कहां है? ये मिस्र के नॉर्थ में है। दूसरा है पोर्ट सुएज, ये कहां पर है? मिस्र के साउथ में है, दोनों ही मिस्र में है, दोनों ही कहां पर है? मिस्र में है। फिर है अदन कहां पर? यमन में है, अदन यमन में है। मुंबई और कोचीन, मुंबई महाराष्ट्र में है और कोचीन केरल में है, दोनों अपने भारत में है, प्यारे भारत में है दोनों। फिर पांचवा श्रीलंका में, कोलंबो, ये आपके सब बंदरगाह हैं। और 6th नंबर पे आएगा आपका एडिलेड, ये है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, बंदरगाह वो होता है कि जहां से अपन किसी सामान को उतारते हैं, समुद्री मार्ग व्यापार करते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार काज को प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा नक्शे में बता देता हूं इन चीजों को। देखिए, नक्शे में अगर आप देखेंगे तो पोर्ट सुएज में पोर्ट सईद ये रहा, पोर्ट सुएज यहां पर है, यमन यहां पर है, आपके मुंबई यहां पर है, केरल कोचीन यहां पर है, कोलंबो ये रहा, और आपका एडिलेड यहां पर आएगा, एडिलेड। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये नक्शे के हिसाब से भी अच्छे हैं और ये आपके बंदरगाह हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बंदरगाह समझ में आ गए होंगे। आप प्रत्येक जो भी आपके पास में कोई भी राज्य का नाम है, कोई स्टेट का नाम आता है, उसको नक्शे के साथ कीजिए। अगर आप यूं ही करते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।